हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत खास एपिसोड है। खास इसलिए कि हर फ्राइडे को हमारे चैनल पर आप जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब को देखते हैं, जो साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ और बहुत ही जानकारियां देते हैं। उस प्रोग्राम के अलावा भी मैंने आपको कई बार बताया कि उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़ाते हैं। इस वक्त खास तौर पर उन्हीं की एक किताब पर बात होगी। एक किताब उन्होंने लिखी है, इंडियन मुस्लिम्स ट्विस्ट विद डेमोक्रेसी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है भारतीय मुसलमानों का लोकतंत्र से रिश्ता। यह बहुत ही अहम है ऐसे वक्त में जबकि मौजूदा सियासी हालात बहुत अलग हैं। बड़ा मुश्किल है सही बात लिखना, सही बात बोलना। उसके दरमियान सैयद अली मुश्तबा साहब ने यह किताब लिखी है और अभी हाल ही में सैयद अली मुश्तबा की किताब का लॉन्च हुआ है 8 अगस्त। ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस कलकत्ता के इस बड़े वेन्यू पर इस किताब का लॉन्च हुआ है और इसमें प्रोफेसर मजदुल इस्लाम, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल स्टडीज, जवाहर सरकार, IAS रिटायर्ड, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CEO प्रसार भारती, जिसके तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आता है। उनके अलावा प्रोफेसर अब्दुल मतीन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से, और सायरा शाह हलीम, जो बहुत बड़े सियासी और फिल्मी दुनिया के लोगों की फैमिली है, नसीरुद्दीन शाह, जमीरुद्दीन शाह, उस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और CPIM की लीडर हैं। वो भी वहां मौजूद थी। बहुत ही शानदार बुक लॉन्च हुआ। हम प्रोफेसर सैयद अली मुश्तबा साहब को मुबारकबाद देते हैं कि आपकी किताब का ये लॉन्च हुआ और हमें इंतजार है कि दिल्ली में भी होने वाला है, आपने हमें बताया। इसके अलावा चेन्नई में भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं। इस किताब में आखिर क्या कुछ खास है जिसकी वजह से लोग इस किताब को पढ़ें? क्या कुछ है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको ये किताब लिखनी पड़ी और ये किताब ऐसे वक्त में क्यों बहुत अहम है आपकी नजर में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। ये किताब जो है ये इंडियन ट्राइस्ट विद डेमोक्रेसी इसका नाम है और इसका उर्दू में या हिंदी में जो अनुवाद हो सकता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो हमारा लोकतंत्र है उससे क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता। ये एक बड़ी अहम किताब है क्योंकि जो किताबें लिखी गई हैं अभी तक मैंने पूरा हर तरह से देख लिया है। ये इंटरप्ले ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और इसी फिक्र से मैंने ये किताब लिखी है। और मैं अपने सामाइन को ये बता दूं कि 30 साल की फिक्र है इस किताब के पीछे और 4 महीने या 6 महीने की किताबत है जो कि मैंने इसको लिखने में मतलब लगाया है। अब इस किताब का जो है वो जो खास पहलू है जिसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट USP कहलाता है अंग्रेजी में, ये बिजनेस मैनेजमेंट का टर्म है। इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये किताब देखती है मुसलमानों को इंडियन डेमोक्रेसी के इंटरैक्शन, कैसे उनके साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। और इस किताब का जो एक लाइन में कंक्लूजन है ये कि इंडियन डेमोक्रेसी को अभी तक मुसलमान अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और जो भी मुसलमान के प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स के प्रॉब्लम है, वो डेमोक्रेसी में छिपे हुए हैं और उनका जो आंसर है या उनका सोल्यूशन है वो भी डेमोक्रेसी में। तो ये मेरी सबसे मतलब थीसिस यही है, हमारी थीसिस कि सारा प्रॉब्लम जो है वो डेमोक्रेसी में है और सारा जो सोल्यूशन है वो भी डेमोक्रेसी में है। मुसलमान एक कोई 75 साल या 80 साल हो गए हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में रहते रहते, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको, ये जो गेम ऑफ नंबर्स है, जो राजनीति में जो पॉलिटिकल गेम ऑफ नंबर्स होता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, इसको नहीं समझ पाए हैं और यही समझने की फिक्र के साथ हमने ये किताब लिखी।
यानी यानी आप एक तरह से लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं ताकि उनमें सियासी एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों में हो सके और वो समझ सकें कि हम इस डेमोक्रेसी में किस तरह से सलीके के साथ रह सकते हैं और अपने मसाइल हल कर सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या 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 चीजें थोड़ी सी और अगर हमें बता सकें कि इस किताब में किस तरह से, मिसाल के तौर पर जब किसी भी समाज की प्रॉब्लम्स का जिक्र होता है तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, सियासी मुश्किलात, समाजी मुश्किलात, फाइनेंशियल मुश्किलात। क्या उस तरह से आपने भी कुछ कैटेगराइजेशन किया है उसका? क्या क्या कुछ बताया है? देखिए, ये किताब जो है ये मुश्तमिल है 15 चैप्टर्स पे। 15 चैप्टर्स हमने लगाए हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। पूरी किताब की जो जो सफा है वो 150 पेज ही है। और ये जो 15 चैप्टर्स हैं इसको आप 2-3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा मतलब चैप्टर है वो है इंटरप्ले ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडियन मुस्लिम्स, जिसमें मैंने मतलब इस किताब को से की शुरुआत की है। उसमें जो है हमने बताया है कि इंडियन मुस्लिम्स और डेमोक्रेसी का जो सफर है वो 3 या 4 फेज में। पहला फेज जो है वो 1947 या 1950 से लेके जब डेमोक्रेटिक कंट्री बनी हमारी से लेके 1970 तक एक फेज। दूसरा फेज जो है 1970 से लेके 1990 तक। तीसरा फेज जो है 1990 से लेके 2014 तक। और चौथा फेज जो है जो अभी हम जहां रह रहे हैं 2014 से लेकर के अभी करंट फेज। और इसके अंदर जो मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं वो उसको हमने जिक्र किया है। वैसे तो इस फेज में पहला फेज जो है वो जवाहरलाल नेहरू ईरा जिसको कहते हैं, नेहरूवियन ईरा, 1950 से लेकर के 1970 तक। इसमें मुसलमान बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, पार्टीशन का टॉर्मा झेल रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और भेड़िए जो है उनके ऊपर जो है हमला कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो तिरंगा लेके खड़े हो गए, मौलाना आजाद तिरंगा लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी हिफाजत करते हैं, हम आपकी फलाह और बहबूदी की जो है गारंटी देते हैं। तो ये जो है ये बड़ा क्रूशल फेज था मतलब मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर पनाह मतलब गुजीर होने का। दूसरा जो फेज है वो इंदिरा गांधी का फेज है और राजीव गांधी का फेज है 1970 से लेकर 1990 तक। इस फेज में जो है इंदिरा गांधी ने ही शुरू किया था संजय गांधी के साथ। आपको याद होगा वो पूरा किस्सा कि जब जो है इंडियन मुस्लिम्स को वोट बैंक बना कर करके रिड्यूस कर दिया था और एक तरफ तो राइट्स आफ्टर राइट्स हो रहे थे, मुरादाबाद राइट और जमशेदपुर राइट और भागलपुर राइट और बिहार शरीफ राइट, ये सारे राइट्स हो रहे थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कह रही थी कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इस राइट से बचाएंगे। और वो पूरा किस्सा जो है शाहबानो का किस्सा हो गया और बाबरी मस्जिद का किस्सा हो गया, वो सारे इसी फेज में हो। इसके बाद जो है वो नरसिम्हा राव का फेज है 1990 से, और उसके बाद जो है बीच में गुजराल और देवेगौड़ा और उसके बाद वाजपेयी और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह का जो दो फेज है। तो इसमें जो 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई हैं, एक तो बाबरी मस्जिद हुआ है 1992 में, 2002 में जो है वो गुजरात राइट्स हुए हैं, और मनमोहन सिंह के टाइम में जो बहुत अहम चीज हुई है वो है सच्चर कमीशन रिपोर्ट। आप माने ना माने, वहीं से मुसलमानों के अंदर एक बेदारी आई है और सच्चर कमीशन रिपोर्ट ने बता दिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान की क्या हैसियत। अब जो चौथा फेज हम लोग जिसको झेल रहे हैं अभी, मुसलमानों तो झेल ही रहे हैं 2014 से, इसमें तो कोई राहत है ही नहीं है जो मोदी सरकार है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, अभी वक्फ बोर्ड हो गया। तो ये सारी चीजों का जायजा हमने इस किताब में लिया। ये फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फिर मुस्लिम लीडरशिप को भी हमने देखा। 1-2 लाइन में हमने एक पैराग्राफ में मोहम्मद अली जिन्ना को समेट दिया हमने। मोहम्मद अली जिन्ना का जो कहानी है, जो कि अभी तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को सही तरीके से उसकी समझ नहीं है, क्योंकि मेरी पहली किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया थी, द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। 10 साल उसमें मैंने रिसर्च किया था, मेरी पीएचडी थीसिस है। उसको एक लाइन में मैं जब समरी करूंगा तो जिन्ना जो है वो मांग कर रहे थे कि इंडियन मुस्लिम्स को रिजर्वेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। और वो मांग जो है पहले कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हुई और फाइनली 1947 में जो है वो डिवीजन की पॉलिटिक्स हो गई। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना का किस्सा है कि इंडियन लीडरशिप में
अब आ जाते हैं शहाबुद्दीन का फेस, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। वो सारा फेस जो है, शहाबुद्दीन जो है वो आ गए थे फॉरेन ऑफिस से और एम्बेसडर और ये वो करके, और इंडियन मुस्लिम लीडरशिप उन्होंने संभाल ली थी। और उसी इसमें जो है उन्होंने शाहबानों का स्टार्ट किया और बाबरी मस्जिद का स्टार्ट किया, और वो सारी चीजें वो जो है मतलब उसको लेके चले हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप से भी इंडियन मुस्लिम्स को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। वो भी जो है मुसलमानों को जो है डिग्निटी और उनकी जो है मतलब एक विसात जो है हिंदुस्तान में खड़ा करने की कोशिश की थी। और वो जो है स्ट्रेंथ अपना ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट से, लॉ से, जुडिशरी से, जो कि दोनों ने फेल कर दिया उनको मेजोरिटी पॉलिटिक्स की, जो डेमोक्रेसी की मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। अब जो तीसरे लीडर जो आए हैं, जो कि सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, मैंने उनके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया है। लेकिन यह है कि हम लोग भी देख रहे हैं, सारे मुसलमान भी देख रहे हैं कि उनकी लीडरशिप के अंडर जो है मुसलमानों को कितना बेनिफिट हुआ है। इस पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो ये तो मेरा पहला चैप्टर है। जो दूसरा चैप्टर है वो बहुत जल्दी में बता देता हूँ। वो सारे जितने मुसलमानों के मसाइल हैं उसको मैंने आउटलाइन किया, 10 या 12 जो मसाइल हैं उसके बारे में वो डिस्कस किया। अब आ जाइए डेमोक्रेसी के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स जो है, वो थर्ड चैप्टर जो है इंडिया में पार्लियामेंट में जो है डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर में तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड जो है वो पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, इसको भी मैंने डेमोक्रेसी से जोड़ा है कि पब्लिक पॉलिसी मुसलमानों के फेवर में बनती ही नहीं है। और इसलिए नहीं बनती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में, ना ही जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। गवर्नमेंट्स में उनकी कोई भागीदारी नहीं। यहां मैं आपको बता दूं कि देखिए, गवर्नमेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो गवर्नमेंट पड़ता है किसी भी मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भागीदारी गवर्नमेंट में सिर्फ 2.5 से 3% है। सिर्फ 2.5 से 3% मुसलमान जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सिचुएशन है। और हम और आप जो है 15% है इंडिया के पॉपुलेशन। अब इसका हालांकि तुलना देना ठीक नहीं होता है, किसी से मतलब मिलाना ठीक नहीं होता है। बांग्लादेश में जो है मुसलमान की, हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है 6% है, और वहां उनकी भागीदारी गवर्नमेंट में 39% है। 39% ऑफ हिंदूज आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस इन बांग्लादेश। तो आप देख लीजिए आप कि हम कहाँ हैं। तो ये हमने मतलब अपने, इसके बाद जो है इस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स का क्या हाल चाल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कहा कि अब जो कास्ट सेंसस होने वाला है अगले साल, वो बड़ा धमाकेखेज होगा, बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, जो मुस्लिम के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें देखिए मैंने 2 चीजें जो है बड़े वादे तौर पे कही हैं। एक तो मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, हमारे एमपी हो। मैंने कहा है, इस पूरे रिसर्च में कहा है कि 1980 में जो है कि इसमें 50 एमपी मुसलमानों के थे इंडियन पार्लियामेंट। अभी आज के डेट में जो है सिर्फ 24 हो गए, और ये घट ही रहे हैं, बढ़ने का कोई नहीं है। और मेरे स्टडी के मुताबिक मुसलमानों के एमपी जो है वो 75 से 100 हो सकते हैं, अगर वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रशांत भूषण और वो यादव जो है वैसे लोग अगर उसको लड़ाएंगे, अगर मतलब तो 75 से लेके 100 एमपी निकाल सकते हैं वो। उनके लिए चाहिए, उनको मतलब जो लड़ाने वाले लोग होते हैं वो एक साइंस होता है फिर मतलब, तो उसके हिसाब से 75 से 100। अब हम जो है 24 हैं, क्यों है? तो ये जो फिक्र है ये मैंने अपनी फिक्र में डाली है। उसके बाद एक जो सबसे अहम चीज कही है मैंने, वो ये है कि एजुकेशन ही जो है रूट है मतलब मुसलमानों को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट होने का। अब होता क्या है कि मुसलमान के अंदर तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो है वो गुर्बत है। उनके लिए जो एजुकेशन है वो एक लग्जरी है। वो 10 साल का बच्चा हुआ, वो जाके किसी गैरेज में या किसी दर्जी के दुकान में या कहीं और जो है वो काम करने लगता है, 400-500 रुपए 200 रुपए वो लेके आ जाता है, उनकी इनकी रोजी रोटी चल पड़ती है। लेकिन जो लॉस उनको हो रहा है कि वो एक स्टैग्नेटेड इनकम ग्रुप में आकर के फंस जाते हैं और घेटों में चले जाते हैं, और उनकी जिंदगी वैसे चलती है जैसे गरीब पैदा हुए थे वैसे गरीब मर रहे हैं वो। अब उसका जो मैंने सोल्यूशन दिया है कि ये एक ट्रैप है, विशियस ट्रैप है, जिसमें एक तरफ पॉवर्टी है
एक तरफ एजुकेशन है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप एजुकेशन पा लेंगे तो आपका इनकम जनरेशन का जो 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 सिस्टम है वो अनएजुकेटेड से बहुत हाई हो जाए। अब एक टीसीएस में एक मैनेजर जो काम कर रहा है वो 2 लाख रुपए महीने में कमा के ले आ रहा है। एक पंचर बनाने वाला अब्दुल जो है वो 500 रुपए भी नहीं कमा पाता है दिन भर में। तो ये जो चीजें हैं ये फिक्र की चीजें हैं, और इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल, इसमें कम्युनिटी को आना पड़ेगा। अगर आप गरीब हैं तो मैं पैसे दूंगा आपके पढ़ाई के लिए। तो ये जो एजुकेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये मेरा थ्रस्ट एरिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं जिसको कहते हैं कि इसको अब थोड़े लाइटर मोमेंट में आपको मैं वाजे करूं कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। बेचारा दर्द परेशान है कि कहां से उठे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बेचारा दर्द परेशान है। देखिए, जो आपने अब तक जो बातें बताई वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि जो आपने पहले चैप्टर में अलग अलग दौर जो आपने बताए हैं, नेहरू के दौर से लेकर के मोदी तक किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुसलमानों को सप्रेस किया जाता रहा, और आपने बताया कि 50 थे एमपी, तो अब ये 40, आपने कितने बताए थे? 24 लोग हैं अभी करंट पार्लियामेंट में। हाँ, आपने बताया कि एक वक्त था कि जब 50 मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट थे, अब सिर्फ 24 रह गए। तो इस तरह से यानी एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, गुर्बत, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। उसके सॉल्यूशन के लिए आपने बात रखी। अच्छा, मैं अब जो और समझना चाहता हूं वो ये कि जैसा कि आपने मुस्लिम लीडर्स का जिक्र किया, सैयद शहाबुद्दीन का किया, हमने वो दौर देखा है उनका, और अब आपने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया। मैं दिल्ली में चूंकि रहता हूं, यहाँ उर्दू अखबार इनकलाब नॉर्थ इंडिया में छपता है, वहां हर दिन जो लीडर के तौर पर पेश किया जाता है वो जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी साहब को किया जाता है। तो ये जो मैं समझाऊं वो शायद आप कुछ बेहतर बता सकें। ये जो लीडरशिप सरकारें या मीडिया के जरिए सरकारें बनाती हैं, उसमें अक्सर ऐसा लगता है कि वो भी एक ट्रैप है। मुसलमान कैसे समझे कि कौन हमारा हमदर्द है? कहीं कोई चीज उसका भी कोई जिक्र आपने कहीं किया है क्या? जी, मैंने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है। इसमें एक चैप्टर है हमारा, उसका उन्वान है कि वेयर मुस्लिम गेम इज हेडिंग इन इंडिया। ये मुसलमानों का जो गेम है ये कहां जा रहा है। और मैंने लीडरशिप पे ही मतलब उसके ऊपर कंसंट्रेट किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब थिंकिंग है हमारे बुक की कि मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को स्पेन के मुसलमानों से कंपेयर किया। और स्पेन में जो है मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत थी। 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत किया है। आज वहां 2% भी मुसलमान नहीं है। वो सारे के सारे मुसलमान गायब हो चुके हैं। ये जो 2% मुसलमान है ये 1945 और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इधर से माइग्रेट करके वो अरब से और अफ्रीका से आके आ गए हैं। वो पुराने मुसलमान जो हैं वो जो वहां मतलब पहले मुसलमानों का बोलबाला था। जैसे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य था वैसे ही वहां जो है नासिराइट डायनेस्टी थी, नासिराइट डायनेस्टी। और वहां भी जो है वो कैसे खत्म हुआ, वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो एक एक का जो है मुशाबत जो है जो स्पेन में हुआ वो हिंदुस्तान में हो रहा है आज के दिन में। पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया। ये बहुत ही अहम बात है कि जो कुछ स्पेन में हुआ मुसलमानों को खत्म करने के लिए, वही स्टेप बाय स्टेप मरहलेवार भारत में भी उसी तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। मुसलमानों को कुचलने का प्रोग्राम जो है वो जारी है। तो ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसमें फिर कोई क्या कुछ आपने सॉल्यूशन भी बताया है, या ये अनस्टॉपेबल ट्रेन है, ये ट्रेन रुकेगी नहीं, तबाही की तरफ ही जाना है? वो क्या कुछ है, किस तरह से आपने उसको समराइज किया है? सर अभी जो आपने मुझे छेड़ा था तो इसको 2 मिनट सुन लीजिए कि कैसे पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलीजियस लीडरशिप पे हम लोग आ गए। जो स्पेन में हो रहा था वो यही है कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया।
मुसलमान का कोई लीडर नहीं होगा। हाँ। और अगर होगा तो जो हम बोलेंगे वही वो बोलेगा। तो और लीडर अगर होगा तो वो मुसलमान नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव मुसलमान का लीडर हो सकता है, लालू प्रसाद यादव हो सकता है, आजम खान नहीं होंगे। ये जो कहानी है ये स्पेन से चोरी की गई है और यहाँ आयद की गई। उसके बाद उन्होंने, जो अभी आप असद मदनी की बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये सब जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, खानका और मदरसे और ये जो लोग के जो मौलाना होते हैं वो मुसलमान के लीडर होंगे। और उनको ये कहा गया था कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, आपका जो एम्पायर है, मैं गुस्ताखी करूंगा अगर मैं बोलूंगा कि असद मदनी का जो है वो 10 करोड़ या 20 करोड़ का एम्पायर है। अरशद मदनी और महमूद मदनी, जी जी। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बड़ा कारखाना है उनका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ये वो। और वही जो है जो फतवा देते हैं, पॉलिटिकल फतवा देते हैं, वही जो है जो सरकार कहती है, कहेंगे कि आपको हम बचाए रखेंगे, आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे, आप जो है मतलब हमारे मतलब इस पे कीजिए। और एग्जैक्टली यही चीज स्पेन में हुआ था। आखिर में वो करते करते जब मुझे याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले से चंद दिन पहले आधी रात को अरशद मदनी आरएसएस के चीफ से जाकर के मिले थे, आधी रात को मोहन भागवत से, और उसका खुलासा उन्होंने आज तक डिटेल नहीं बताई कि क्या बात करके आए थे। जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। चलिए, तो मैं यही कह रहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को स्पेन में पनपने नहीं दिया गया, यहां भी नहीं पनपने दिया जा रहा है। और एक वाहिद आदमी है, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बोलता रहता है, वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट करता है। और उसके अलावा कोई लीडर यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं, पॉलिटिकल लीडर। रिलीजियस लीडर जो है बहुत है, खानका वाले जो लोग सब हैं और जो जमायत वाले लोग सब हैं, जो अपनी अपनी मतलब संस्थाएं चला रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि मतलब यही फ्यूचर है क्या हिंदुस्तान में, क्या यही मतलब सिस्टम चलता रहेगा? तो ये मैं जो है मैं फिर अपनी किताब के चैप्टराइजेशन पर आ रहा हूँ। हाँ। कि मेरे 3 चैप्टर जो हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अभी जो हालात हैं उसके ऊपर। एक तो ग्रोइंग वायलेंस ऑफ अगेंस्ट मुस्लिम इन इंडिया, दूसरा मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन, कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता है, कोई आदमी टोपी नहीं पहन सकता है, उर्दू नहीं बोल सकता है, हम बाहर जो है कहीं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये क्या है बताइए आप। तो वो कहानी मैंने लिखी है। उसके बाद जो है हम आखिरी मतलब जो हमारा जो 3rd सेक्शन है किताब का अनऑफिशियल, उसमें हमने सोल्यूशन और आगे डेवलपमेंट की बात की है, जिसमें हमने कहा कि अब ये चेंज हिंदुस्तान में आ रहा है। और ये चेंज जो शुरू हो रहा है वो विमेन एम्पावरमेंट, शाहीन बाग से, कर्नाटका में हिजाब के प्रोटेस्ट से, कलकत्ते में जो है मस्जिद एंट्री के प्रोटेस्ट से। और ये जो महिलाएं हैं, खातीन जो हैं, वो उन्होंने झंडा उठा लिया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेटरमेंट करने का। उसके बाद एक चैप्टर हमने लिखा कि अब जो मीडिया में जो गोदी मीडिया और जो नेशनल मीडिया और ये सब आपके तरह के जो मीडिया वाले, अब जो सोशल मीडिया वाले आ गए हैं, इनको चैलेंज कर। अब उनका फ्री रन नहीं है, मतलब जो भी कुछ है कि मतलब हम जो चाहे बोल लें और लोग जो है उसको बिलीव करने लगे। अब मुसलमानों में भी बेदारी आ गई है। बहुत सारे मीडिया जो हैं वो प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मतलब वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सब बेदारियां आ रही हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास वक्त कम रह गया है। आपने किताब में फाइनल सॉल्यूशन अगर मैं पूछूं कि मुसलमानों के इश्यूज का, बहुत ही ब्रीफ आप अगर 2-3 मिनट में बता सकें कि सॉल्यूशन क्या है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप किताब को सर्च करें और खरीद करके पढ़ें, ताकि आपको और गहराई से अंदाज हो कि इस किताब में क्या कुछ लिखा है। जाहिर है इस 30-35 मिनट के प्रोग्राम में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। मैं आखिर में ये पूछ रहा हूं मुश्तबा साहब से, अगर मुख्तसर आप बता सकें कि आपने हल क्या बताया है वो बताइए, बाकी तो लोग किताब पढ़ेंगे। जी, हमारा हल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पहला तो डेमोक्रेटिक रूट मतलब लेना चाहिए, सेकुलर रूट लेना चाहिए, दूसरी कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना चाहिए, और हमें बॉटम्स अप अप्रोच, जमीन से ऊपर उठने की जो है जो
जो कोशिश है वो करनी चाहिए थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट, थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू ग्रास रूट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वहां से चलना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के चलना पड़ेगा, माइक्रो फाइनेंसिंग करके चलना पड़ेगा। अब वो जमाना है मोहम्मद अली जिन्ना का और शहाबुद्दीन का खत्म हो गया। अब हमें जो मसाइल है वो डे टू डे मसाइल है, खाने पीने के मसाइल है, नौकरी के मसाइल है, हॉस्पिटल के मसाइल है, इसको हम ही और आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं, वो सेंट्रल लीडरशिप नहीं कर सकती है। और ये तो आप जानते हैं कि हर चीज जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कि हर चीज जो है आपको जो भी कुछ है, तो अब कम्युनिटी को खुद खड़ा होना पड़ेगा। और मैंने अपनी किताब में ये कहा भी है कि अब वो कम्युनिटी जाग गई है और खुद हेल्प कर रही है। सारे एरियाज में एनजीओज काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हैं, समाज सेवक काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एरियाज में जो है वो मुसलमानों का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जो है बात यह है कि मोदी साहब का नारा जो है कि कटोगे तो मरोगे, वही हाल जो है मुसलमानों के साथ भी है कि अगर कटोगे तो मरोगे, और नहीं अगर यूनाइट हो गए तो आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब हिंदुस्तान के यानी मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के बहुत ही सेकुलर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने मसाइल हल करने चाहिए। ये आपने अपनी किताब में हल बताया है। मैं अपने दर्शकों को आखिर में एक चीज याद दिला दूं, कुछ जज्बाती नौजवान किस्म के लोग इसको जरा ठीक से अभी तक समझ नहीं पाते। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी शायद उसके साथ मैच्योरिटी आएगी। मैं एक बार मीडिया ऑब्जर्वर के तौर पर मैं एक बात कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब भी इलेक्शन आते हैं, इस गोदी मीडिया के जमाने में सबसे ज्यादा तो जाहिर है मोदी जी दिखाए जाते हैं, और वो दिखाएंगे भी, जाहिर है उन्हीं की गोद में बैठा हुआ मीडिया है। लेकिन मोदी जी के बाद में सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज जो दी जाती है वो असदुद्दीन ओवैसी को दी जाती है। सवाल सबसे बड़ा यह है, आप लोग अपने आप से पूछें, क्या इस गोदी मीडिया के जमाने में बगैर सरकार की इशारे के ये मीडिया असदुद्दीन ओवैसी को इतना कवर कर सकता है? अगर नहीं तो इसके पीछे क्या है, इस पर गौर करें। और जो बात आपने बताई कि सियासी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, मजहबी लीडरशिप को आगे लाया जा रहा है, और ये सियासी लीडर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट करते हैं, यानी मसला तो बताते हैं, हल नहीं बताते। ये शिकायत अक्सर है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब, आपसे बात हुई आपकी किताब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अपने हमारे दर्शकों को ये बातचीत अच्छी लगी होगी, और आप में से कुछ लोग जरूर कोशिश करेंगे सैयद अली मुस्तफा की किताब पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।